फिल्म की शुरुआत में हमें शिकागो 1956 का समय दिखाया जाता है, जहां लेनर्ड नाम का टेलर अपनी दुकान पर कपड़े की कटिंग कर रहा होता है और तब वहां दुकान की रिसेप्शनिस्ट मेलबा आती है, जिसके बाद दुकान पर कई सारे कस्टमर्स भी आते हैं। पर कुछ कस्टमर्स दुकान के अंदर रखे लेटर बॉक्स में अपने अपने लेटर डालकर चले जाते हैं, जिसके कुछ समय बाद रिची नाम का आदमी अपने साथी फ्रांसिस के साथ दुकान पर आता है। दरअसल रिची इस शहर के गैंगस्टर रॉय का बेटा है और फ्रांसिस उसका राइट हैंड है। साथ ही ये गैंगस्टर्स एक दूसरे से बात करने या खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी लेटर बॉक्स का प्रयोग करते हैं। अब उस लेटर बॉक्स में उन दोनों को आउटफिट नाम का ऑर्गेनाइजेशन का एक लेटर मिलता है, जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे गैंगस्टर्स को सरकार द्वारा किए जाने वाले कामों की जानकारी पहले ही बता देती है। और अब उस लेटर को पढ़ने के लिए रिची लेनर्ड को कुछ समय के लिए बाहर जाने को कहता है, इसलिए वो बाहर आकर मेलबा से बात करने लगता है, जहाँ वो उसे बताती है कि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मिल गया है, जिसके साथ मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जिस पर लेनर्ड कहता है कि ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हें जो ठीक लगे वो कर सकती हो, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। जिसके बाद रिची और फ्रांसिस दुकान से चले जाते हैं। अब रात को जब लेनर्ड अपना काम करते करते वहीं सो जाता है, तब मेलबा किसी काम के लिए रिची के साथ दुकान में आती है, यानी कि रिची ही उसका बॉयफ्रेंड है, जहां वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं और उनकी बातें दरवाजे की दूसरी तरफ से लेनर्ड सुन रहा होता है। अब अगली शाम को काम करने के बाद मेलबा दुकान से चली जाती है, पर तभी फ्रांसिस रिची को लेकर दुकान में आता है, जहां रिची को एक गोली लगी होती है और वहीं दुकान के बाहर पुलिस की गाड़ियां घूम रही थी, जो देखकर लेनर्ड थोड़ा घबरा जाता है। फ्रांसिस अब तुरंत रिची को टेबल पर लिटाकर डॉक्टर को फोन करता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर आने को तैयार नहीं होता। इसलिए वो लेनर्ड से कहता है कि तुम फटे कपड़े सिल सकते हो तो इंसान के घाव को भी सिल ही लोगे, इसलिए तुरंत सुई धागा लाकर इसके घाव को सिल दो। जिस पर लेनर्ड कहता है कि मेरे पास सिर्फ कपड़े सीने वाली ही सुई है, पर यह सुनकर फ्रांसिस उसे गन दिखाकर धमकाने लगता है। इसलिए अब लेनर्ड डर के मारे रिची के घाव पर शराब गिराकर उसे सिलने लगता है, जिससे बाद में रिची बेहोश हो जाता है। अब फ्रांसिस आउटफिट द्वारा भेजे हुए लेटर के अंदर से एक ऑडियो टेप निकालकर लेनर्ड से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे अपने पास संभाल कर रखना, जो किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जो सुनकर लेनर्ड कहता है कि तुम लोग क्या काम करते हो मैं नहीं जानता, पर इस टेप को अपने पास रखकर खुद पर कोई भी मुसीबत मोल नहीं ले सकता, क्योंकि मैं आपके ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। जिस पर फिर फ्रांसिस कहता है कि इस ऑडियो टेप में हमारे एक ठिकाने पर हुई सारे मेंबर्स की मीटिंग की ऑडियो है, जिसे ही रिकॉर्ड करके आउटफिट ने हमें भेजा है। और साथ ही इस लेटर में ये भी लिखा था कि हमारे ग्रुप में कोई गद्दार है जो हमारी सारी जानकारी FBI वालों तक पहुंचा रहा है। शायद इस टेप में उस गद्दार के बारे में भी कोई जानकारी मिले, इसलिए मैं बाहर जाकर इसे प्ले करने का बंदोबस्त करता हूँ, ताकि मैं पता लगा सकूं कि इस टेप में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है। और अब मैंने तुम्हें सारी बात बता भी दी है, तो इस हिसाब से तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो गए हो। जो सुनकर लेनर्ड परेशान हो जाता है, जिसकी बाद फ्रांसिस वहाँ से चला जाता है। अब फ्रांसिस के जाने के बाद लेनर्ड फिर से काम में लग जाता है और तब तक रिची को भी होश हो जाता है, जो उसकी जान बचाने के लिए लेनर्ड का धन्यवाद करता है। पर फिर फ्रांसिस को दुकान में ना पाकर वो लेनर्ड से उसके बारे में पूछता है, जिस पर लेनर्ड उसे झूठ कह देता है कि फ्रांसिस किसी के साथ इस टेप के लिए मीटिंग करने गया है। जो सुनकर रिची को लगता है कि फ्रांसिस ही वो गद्दार है जो FBI वालों को जानकारी दे रहा है, और तभी वहाँ फ्रांसिस आ जाता है, जिससे रिची तुरंत सवाल करता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। जिस पर वो जवाब देता है कि मैं इस टेप को प्ले करने का बंदोबस्त करने गया था और भाग्य से एक दुकान वाला भी मान गया है, इसलिए मैं इस टेप को ले जा रहा हूँ। पर इस पर रिची कहता है कि तुम इसे अकेले नहीं ले जा सकते, जब तक मेरे पिता ना आ जाए मैं अभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। जो सुनकर फ्रांसिस उससे सीधे कहता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, और फिर ऐसे ही बातों बातों में दोनों में झगड़ा होने लगता है, जिससे सूटकेस नीचे गिर जाता है, पर उसमें टेप नहीं होता। जो देखकर रिची फ्रांसिस पर गन तानते हुए सवाल करता है कि तुमने टेप कहाँ पर छिपाया है, तुरंत मुझे ला कर दो। लेकिन फ्रांसिस उसे कहता है कि मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो, टेप मैंने नहीं तुमने छिपाया है। और इसी बीच लेनर्ड का टेबल से धक्का लग जाता है, और जैसे ही रिची का ध्यान उस तरफ जाता है, फ्रांसिस उसे शूट करके मार देता है, जो देखकर लेनर्ड एकदम घबरा जाता है।
अब रिची के मरने के बाद फ्रांसिस पूरी दुकान में टेप रिकॉर्डर को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। और तभी दरवाजे पर रॉय दस्तक देता है, जिससे फ्रांसिस एकदम घबरा जाता है। इसलिए वो तुरंत लेनर्ड के साथ मिलकर रिची के शव को ड्रॉवर में छिपाकर उससे कहता है कि तुम कुछ देर उसे बातों में फंसाओ, तब तक मैं इस जगह की सफाई कर देता हूँ। जिसके बाद लेनर्ड दरवाजा खोलने जाता है, जहाँ रॉय अपने गार्ड के साथ आया होता है, पर फिर भी लेनर्ड उसे कुछ देर अपने बातों में फंसाकर रखने में सफल हो जाता है। और तब तक फ्रांसिस सारी सफाई कर देता है। जिसके बाद फिर रॉय अंदर आकर फ्रांसिस से रिची और उस टेप के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मैंने भी कब से रिची को नहीं देखा, शायद टेप भी वही लेकर गया है। जिस पर फिर रॉय उससे कहता है कि तुम तुरंत उसे ढूंढ कर लाओ, तब तक मैं यही इंतजार करता हूँ। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसकी बाद फिर रॉय लेनर्ड से बातें करने लगता है और फिर उसे आउटफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताता है कि हमने आज तक उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखा, लेकिन उनका जवाब हमें लेटर के जरिए मिलता रहता है और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द हमें अपना मेंबर बना लेंगे। और तभी उसे वहाँ रिची का कोड दिखाई देता है, जो देखते ही वो गुस्से में लेनर्ड से सवाल करता है कि सच बताओ तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। जिस पर फिर लेनर्ड जैसे ही फ्रांसिस का नाम लेता है, तभी वहाँ फ्रांसिस मेलबा को लेकर आ जाता है, जो रॉय से कहता है कि मुझे इस लड़की पर शक है, शायद इसने रिची को मार दिया। जो सुनकर रॉय घबरा जाता है, पर वो पहले लेनर्ड से सवाल करता है कि तुम फ्रांसिस के बारे में क्या कह रहे थे। जिस पर फिर वो झूठ कह देता है कि फ्रांसिस ने आपके सबसे बड़े दुश्मन ला फोंटेन की 4 आदमियों को मार गिराया, जो इस टेप के कारण उसके पीछे पड़े थे, लेकिन रिची एक को भी मारने में असफल रहा। इसलिए वो गुस्से में आकर ला फोंटेन को ही मारने चला गया। लेकिन फिर फ्रांसिस रॉय से कहता है कि रिची ला फोंटेन को मारने नहीं बल्कि मेलबा के घर गया था, क्योंकि सबसे नजदीक इसका घर है, इसलिए उसने अपना कोट भी यहीं छोड़ दिया। साथ ही मुझे वहाँ खून भी मिला है, जिससे ऐसा लग रहा है कि मेलबा ने पैसों के कारण रिची को मार दिया। जो सुनकर अब बेचारी मेलबा कहती कि ये सब झूठ कह रहे हैं, मैंने रिची को नहीं मारा। लेकिन रॉय जबरदस्ती उससे सच उगलवाने के लिए दूसरे कमरे में ले जाने लगता है, लेकिन तभी फोन बजने लगता है, जिसे लेनर्ड तुरंत उठाता है और बात होने के बाद वो रॉय से कहता है कि वो रिची का फोन था, वो आपको बुला रहा है और साथ ही उसके पास टेप भी है। जिसके बाद लेनर्ड उसे रिची के लोकेशन एक नोट पर लिख कर देता है, जिसे लेकर रॉय तुरंत अपने गार्ड के साथ रिची को लाने चला जाता है। अब रॉय के जाने के बाद फ्रांसिस लेनर्ड से कहता है कि तुमने तो काफी बढ़िया दिमाग लगाकर रॉय को अपनी बातों में फंसा लिया, पर रिची को तो मैंने अपने हाथों से मारा है, तो आखिर फोन पर था कौन। जिस पर लेनर्ड कहता है कि वो बस मेरा एक कस्टमर था। जिस पर फिर फ्रांसिस उससे कहता है कि खतरा अभी तक टला नहीं है, मुझे अपने आप को बचाने के लिए मेलबा को मारना होगा, क्योंकि जो भी बात मैंने रॉय को मेलबा के बारे में बताई है उसे उस पर विश्वास तो हो गया है, पर जो लोकेशन तुमने उसे दी है वहाँ उसे रिची नहीं मिलेगा, जिससे उसका शक मेलबा पर जाने लगेगा और मैं इसे मारकर रॉय से ये कह दूंगा कि मेलबा अपना अपराध मानकर मुझे शूट करने वाली थी, इसलिए मैंने उसे ही मार दिया। पर इस पर लेनर्ड समझाता है कि तुम्हें मेलबा को नहीं मारना चाहिए, वो तुम्हारे काम आ सकती है, क्योंकि यही एकमात्र लड़की है जो ला फोंटेन को बता सकती है कि रॉय अभी कहाँ गया है और वो घात लगाकर उसे मरवा सकती है। लेकिन अब फ्रांसिस उससे सवाल करता है कि ये ला फोंटेन को इस बारे में कैसे बता सकती है। जिस पर फिर लेनर्ड रिवील करता है कि एफबीआई वालों की जासूसी कोई और नहीं बल्कि यही है, क्योंकि इसे हमेशा एफबीआई वालों की तरफ से उपहार आते रहते थे जिनमें नोट लिखा होता था, पर ये मुझसे कहती थी कि ये उपहार उसे रिश्तेदार भेजते हैं, और साथ ही इसने रिची के साथ इसलिए रिलेशनशिप बनाया ताकि ये उसके सारे ठिकाने के बारे में जानकर सारी जानकारी एफबीआई वालों को दे सके, जिससे एफबीआई वाले आसानी से वहाँ रिकॉर्डर लगा सके। लेकिन मेलबा का सिर्फ एक ही प्लान नहीं था, उसने उस टेप रिकॉर्डिंग का भी फायदा उठाना चाहा। उसने सोचा कि अगर वो ला फोंटेन को रिकॉर्डिंग भेज दे तो उसे काफी पैसे मिल सकते हैं, इसलिए ये ला फोंटेन के कांटेक्ट में गई। और ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने उस पर काफी बारीकी से नजर रखी थी। जो सुनकर फ्रांसिस हैरान हो जाता है और तब मेलबा भी कह देती है कि लेनर्ड ने जो भी कहा वो सब कुछ सच है, पर ये भी सच है कि वो टेप मेरे पास नहीं है। जिस पर फिर फ्रांसिस कहता है तो आखिर वो टेप कहाँ गया, और तब लेनर्ड एक कोट को कट करके उसके अंदर से टेप निकालता है और फ्रांसिस को देते हुए कहता है कि अगर रॉय मर गया तो उसके बाद तुम उसकी गैंग लीडर बन सकते हो, और जब ला फोंटेन रॉय को मारकर रिकॉर्डिंग लेने आएगी तब तुम उसे मार देना, जिससे इस शहर में बस तुम्हारा राज होगा।
जो सुनकर फ्रांसिस खुश हो जाता है और अब मेल्बा से कहकर ला फोंटेन को फोन लगवाता है, जहां वो रॉय की लोकेशन और टेप के लिए मेल्बा को कई सारे पैसे देने के लिए मान जाती है। और अब कुछ समय बाद ला फोंटेन अपने गार्ड्स के साथ दुकान पर आती है, जहां फ्रांसिस घात लगाए छुपा होता है और वहीं वो मेल्बा से पैसे के बदले टेप मांगती है। पर लेनर्ड बहाना करते हुए कहता है कि ये सूटकेस तो खाली है और साथ ही वो ला फोंटेन को इशारा भी कर देता है कि दुकान के अंदर फ्रांसिस छिपा है। इसलिए अब ला फोंटेन के गार्ड्स तुरंत पोजीशन ले लेते हैं और तभी फ्रांसिस ला फोंटेन को शूट करने बाहर आता है, जहां वो उस पर गन तान देता है। लेकिन उसके गार्ड्स फ्रांसिस पर भी गन तान देते हैं और अब ला फोंटेन उससे कहती कि मैंने रॉय को तो ठिकाने लगा दिया है और अब बस मुझे उसके बाकी के मेंबर्स को मारना है, जो कि मेरे लिए बहुत आसान काम है, जिसके बाद पूरे शहर पर सिर्फ मेरा राज होगा। पर इस पर फ्रांसिस कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तब लेनर्ड उससे कहता है कि तुम ला फोंटेन को नहीं मार सकते क्योंकि मैंने तुम्हारे गन से गोलियां निकाल दी थी। इसलिए जैसे ही फ्रांसिस अपनी गन देखता है तो उसमें गोलियां ही नहीं होती और अब उसका ध्यान भटक जाने के कारण ला फोंटेन के गार्ड्स उसे शूट करके मार देते हैं, जिसके बाद ला फोंटेन टेप लेकर वहां से चली जाती है। और अब मेल्बा लेनर्ड से कहती कि सब कुछ तो निपट गया, पर हमने टेप रिकॉर्डर ला फोंटेन को बेच दिया, जिससे आउटफिट वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। पर अब लेनर्ड रिवील करता है कि जो टेप ला फोंटेन ले गई वो बस मेरी रिकॉर्ड की हुई आवाज थी और अब वो उसे एक और टेप दिखाता है जिसमें उसने चालाकी से अभी हुई सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। और अब वो रिवील करता है कि आउटफिट वालों ने कभी भी लेटर नहीं भेजा, मैंने ही रॉय और उसके गैंग के लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए महीनों से ये प्लान बनाया था और नकली लेटर और टेप आउटफिट के नाम से उन्हें दिया और इस प्लान को पूरा करने के लिए अनजाने में ही तुमने मेरी मदद कर दी और अब तुम इस टेप को FBI को दे देना, जिससे रॉय के बाकी के मेंबर्स और ला फोंटेन की गैंग इस शहर से खत्म हो जाए। जो जानने के बाद मेल्बा थोड़ा हैरान हो जाती है कि आखिर लेनर्ड के पास इतना दिमाग कैसे आया, जिसके बाद वो सारे पैसे लेकर वहां से जाने लगती है और अब वो लेनर्ड को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। इसलिए अब मेल्बा अकेले ही वहां से चली जाती है, जिसके बाद लेनर्ड दुकान को जलाने के लिए उसमें ऑयल छिड़कने लगता है और अब जैसे ही वो दुकान को आग लगाता है तभी फ्रांसिस उठकर उसके हाथ पर शूट कर देता है, जिसमें अब भी थोड़ी जान बची थी, पर फिर से शूट करने के लिए उसकी गन में गोलियां ही नहीं होती। इसलिए वो लेनर्ड को चाकू से मारने की कोशिश करता है, पर लेनर्ड उससे कैसे तो बच जाता है और तब लेनर्ड उसे अपनी असली सच्चाई बताता है कि मैं भी पहले लंदन का काफी बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था, पर इसी गलत काम के कारण मेरे दुश्मनों ने मेरे घर में आग लगा दी, जिसमें मेरी बेटी और पत्नी मारे गए। इसलिए मैंने यहाँ आकर टेलर की दुकान खोल ली और टेलरिंग करना मुझे मेरे दोस्त ने सिखाया था, पर रॉय ही मेरा पहला कस्टमर बन गया और जिस चीज के कारण मैं लंदन से भागकर यहाँ आया, रॉय के कारण वो सारी चीजें यहाँ भी होने लगी और तभी मैंने ठान लिया कि उसे और साथ ही ऐसे सारे गैंग्स को खत्म करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, जिसमें मैं सफल भी रहा। जो सुनकर फ्रांसिस हैरान हो जाता है, जिसके बाद लेनर्ड उसके गले में कैंची घुसाकर उसे मार देता है और दुकान को जलता छोड़ अपना कोट पहनकर वहां से निकल जाता है और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।